हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को जैसे एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1843 से लेकर 1847 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इससे एक तरफ अनिका के साथ ये सब हो रहा था तो दूसरी तरफ भूमिका भूमिका आसपास का एरिया चेक कर चुकी थी, लेकिन उसे अभी कुछ तहकीकात तक नहीं पहुंची थी। कोई सबूत हाथ नहीं लगा था, इसलिए वापस वो वही अपनी गाड़ी में इकट्ठे हो जाते हैं। मोरिस पुलिस उस गेस्ट हाउस से निकलने में असमर्थ नहीं थी। अब तक वह सारी जानकारी कौटिल्य ने सैटेलाइट की मदद से इकट्ठा कर ली थी। भूमि पुनर्रूपण को बताती है कि इस वक्त इस गेस्ट हाउस में मौजूद यह औरतें वही फाइटर हैं जिनके बारे में पहले भी जिक्र आ चुका है। इनमें से पुलिस उस गेस्ट हाउस से निकलने में असमर्थ नहीं थी। तब तक वह सारी जानकारी कौटिल्य ने सैटेलाइट की मदद से इकट्ठा कर ली थी। भूमि पुनर्रूपण को बताती है, इस वक्त गेस्ट हाउस में मौजूद ये औरतें वही फाइटर हैं जिनके बारे में पहले भी हमारे सामने कुछ जानकारियां इकट्ठा हुई थी। उनमें से उनके सामने किसी तरह का कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। पुनर्रूपण भूमि से कहता है, ऑफिसर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंग सामने से लड़कर जीती जाए या फिर हारी जाए। मुझे फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जब हम कुछ सही करने के लिए निकलते हैं तो अंत तक सब सही ही हो जाता है। इतना कहने के बाद पुनर्रूपण एक पल के लिए चुप हो जाता है और फिर दोबारा से भूमि की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है या मेरी तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है? पुनर्रूपण की इस बात पर भूमि उसकी तरफ देखती रहती है। तो पुनर्रूपण मुस्कुरा कर कहता है, अब क्योंकि तुम हमारे मेहमान हैं तो पहला अवसर मैं तुम्हें ही देना चाहूँगा। तभी उसके बाद वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगर आप करना चाहे तो प्लान के बारे में कुछ बता सकते हो, अदरवाइज मैं अपनी बात को आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। मॉरिस पुलिस बिल्कुल अच्छी नहीं है, उन्हें मेहमानों के साथ अच्छा बर्ताव करना भी नहीं आता। पुनर्रूपण पर पहले भी सभी मुस्कुरा देते हैं। जिस अर्जुन सिंह कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों जो भी सोच रहे होगे वह एक जैसा ही होगा। फिर भूमि की तरफ देखते हुए ये कहता है, तुम बताओ भूमि, इस बारे में तुमने क्या सोचा है? अर्जुन सिंह की इस बात पर भूमि पहले ही अपने चेहरे के कुछ सोचने के एक्सप्रेशन देती हुई और उसके बाद एक पल के लिए खामोश हो जाती है। इस समय उसका शरीर और आंखें दोनों ही एकदम शिथिल हो जाती हैं। एक पल के बाद भूमि पुनर्रूपण की तरफ देखते हुए अपनी पूरी योजना बता देती है। अपना अपूर्ण रूपन कहता है, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही सही, लेकिन इसके लिए हमें मिलकर अंदर सिर्फ 5 लोगों का ही जाना होगा। ठीक होगा। अगर आप हमारी संख्या ज़्यादा होगी तो उनकी निगाहों में आने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। भूमि पुनर्रूपण की बात को स्वीकार करते हुए फाइनली पुनर्रूपण भूमि और अर्जुन सिंह अपने अन्य 2 साथियों के साथ गेस्ट हाउस में जाने के लिए तैयार हो। बाहर से ही उन्हें इंफॉर्मेशन सारी जो वहाँ की अंदर की जानकारी थी वो देने वाला था, ताकि सब आसानी से दुश्मनों से निपट सके। वे लोग सभी कैमरा कौटिल्य ने पहले ही हैक कर लिए थे। उनमें दिखाई देने वाले दृश्य इस प्रकार से स्थिर थे कि दृश्य के लगातार चलायमान होने पर भी वे वर्तमान में चल ही रही घटनाओं पर दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से किसी को किसी तरह की कोई बात की अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इन्हें हैक किया गया था। इसके बाद गेस्ट हाउस के पीछे की दीवारों का फानते हुए सभी अपनी टीम के साथ आगे की तरफ प्रवेश कर दे हैं। फिर कौटिल्य की इंस्ट्रोडक्शन के अनुसार बचते बचाते हुए गेस्ट हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं। हर थोड़ी दूर के बाद एक साथी वहीं रुक जाता, बाकी के साथी आगे बढ़ते जाते। इस तरह से आगे बढ़ते हुए अंत में भूमि और पुनर्रूपण गेस्ट हाउस के अंदर बने हुए कमरे के पास पहुंच जाते हैं। कौटिल्य उन्हें बताता है, भूमि,
मेरी बात ध्यान से सुनो। सौजन्या की घड़ी उसी तरफ ब्लिंक हो रही है जहां तुम इस वक्त मौजूद हो। ठीक तुम्हारे बाईं तरफ करीब 10 से 15 कदम दूर उनके बाईं ओर एक दरवाजा था। जैसे ही पुनर्रूपन दरवाजे के हाथ लगाने की कोशिश करता है, भूमि उसे रोकते हुए इशारे से कहती है, मुझे नहीं लगता हमें दरवाजे के अंदर जाना चाहिए। हमें एक बार कमरे के चारों तरफ देख लेना चाहिए। अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है। इस दरवाजे पर कोई ट्रैप लगाया हो सकता है। दरवाजा खोलते ही सभी को पता चल जाएगा क्या हम दरवाजे के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ हर कदम सोच विचार कर ही आगे रखना होगा। कमरा एक स्टोर रूम था। पुनर्रूपन अपनी गर्दन हिलाकर भूमि को सहमति देते हुए इसके बाद वे दोनों स्टोर रूम के चारों तरफ एक चक्कर लगाते हुए और दोनों ही उस खिड़की तक पहुंच जाते हैं जिसके दरार में अंदर देखा जा सकता था। अंदर अंदर झांकने में भूमि कहती है, अंदर कहीं भी कुछ भी संदेशजनक दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर कौटिल्य का कहना है कि सौजन्य इसके अंदर हो सकता है, हमें इसके लिए अंदर जाना ही होगा। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, अगर किसी पुनर्रूपन कहता है जिसकी चिंता तो हो सकती है। ऐसा कहकर वह अपनी पिस्तौल को अपनी कमर से लगाते हुए और बड़ी ही सावधानी से एक साइलेंट मोड पर काम करने वाला एक धारदार ऑटोमेटिक हथियार निकालता है। देखने में यह बिल्कुल चाकू जैसा था। इस पर लगी हुई छोटी सी मशीनरी थी जो बिना किसी विशेष शारीरिक मेहनत के मजबूती से मजबूत चीज काटने में सक्षम बना देती थी। आशा भाषा में कहें तो इसे एक साइलेंसर नाइफ कहा जा सकता था। भूमि ने ऑफिसर पुनर्रूपन की इस तरह की किसी हथियार की उम्मीद नहीं थी। भूमि पुनर्रूपन को जब बड़ी ही तेजी गति से वह खिड़की काटते हुए देखती है, कहती है, और उसके फेस की इंप्रेशन इस पर पुनर्रूपन सेस पुलिस भी कुछ कम नहीं है। इस पर भूमि कहती है, फिर भी कहा जा सकता है कि ऑफिसर पुनर्रूपन कुछ कम नहीं हो, आप बिल्कुल परफेक्ट हो। हर बार बिल्कुल समय पर ही करते हो, उससे पहले उसकी भनक तक नहीं लोगों को लगने देते। पुनर्रूपन करीब 1 से 2 मिनट की मेहनत के बाद वे दोनों बड़ी ही सावधानी से खिड़की को दीवार में से उतार कर एक तरफ रख देते हैं और उस बड़े से छेद के जरिए ही स्टोर रूम के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वे देखते हैं कि भूमि का अंदाजा बिल्कुल सही था। दरवाजे पर एक छोटी सी मशीनरी लगी हुई थी जिसमें से लगातार कुछ जलती हुई लाइट की वजह से रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। इस ब्रिंक रोशनी की लाइट को देखकर पुनर्रूपन स्तंभ रह जाता है और कुछ देर तक लगातार उसकी ओर देखता रहता है। तभी भूमि हल्की सी मुस्कान के साथ पुनर्रूपन से कहती है, अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दो ऑफिसर, ये किसी नई तरह का बम नहीं है, ये सिर्फ सेंसर अलार्म है। दरअसल दरवाजे से सेंसर अलार्म को सेट किया गया है। अगर कोई भी दरवाजे को हाथ लगाएगा तो सेंसर अलार्म अपनी जोर से आवाज़ करेगा और ब्लिंक के साथ जो यहाँ के आसपास जिन लोगों ने इसको लगाया है उन्हें पता चल जाएगा कि दरवाज़ा किसी ने खोला है। भूमि की समझदारी के चलते ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूमि के मीठे व्यंग्य पर पुनर्रूपन भी मुस्कुरा के साथ कहता है, क्या बात है ऑफिसर, तुमने इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। अपनी गन को और भी अच्छी तरह से संभालते हुए अपनी निगाहों को चारों तरफ घुमाते हुए इस पर भूमि भी एक खास तरह से मुस्कान के साथ जवाब देती है, हाँ। कौटिल्य बातें करते हुए पुनर्रूपन का ध्यान भी पूरी तरह से अपने आसपास था। लेकिन भूमि का जवाब सुनते ही पुनर्रूपन कहता है, हैंकी एक्सपर्ट हमारे रिपोर्टर में भी है, एक से एक काबिल है, लेकिन इस तरह का कोई भी ऐसा काबिल हमारे वहाँ पर हैकर नहीं है। सिर्फ देखकर हम यह समझ जाएं कि वे क्या कह सकते हैं। पुनर्रूपन के मुंह में से ऐसी बातें सुनकर भूमि को एक पल के लिए मीठी गुदगुदी महसूस होती है। उसके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वह अपने चेहरे के 2-3 बार दाएं से बाएं हिलाते हुए खुद को सामान्य दिखाते हुए कहती है, मन ही मन मुस्कुरा देती है। फिर एकदम फूक फूक कर आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। हर कदम बिल्कुल सावधानी के साथ दोनों रख रहे थे। एक साथ अपने कदमों को उठाते तो एक साथ ही अपने कदमों को आगे की तरफ रखते।
पुनरूपन से कहती है, ऑफिसर चाहे जो भी कर लीजिए, मैं मेरे कौटिल्य को आपके देखकर नहीं जाऊंगा है। अगर तुम मुझे कौटिल्य को हमारा ऑफिस ज्वाइन करने दो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इतना अच्छा हैकर ऑफिसर मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। लेकिन भूमि बदले में पुनरुरूपन को जवाब देती है, सर मैं आपको बस तसल्ली के बता रही हूँ कि हमारा जो कौटिल्य ऑफिसर है वो हमारे तक ही सीमित है। प्लीज़ आप उसे अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने के लिए मत कहना, क्योंकि हम उसे बिल्कुल भी नहीं देने वाले। इतनी बात सुनकर पुनरूपन का फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। फिर वो भूमि से कहता है कि चलो अभी अपने मिशन पर ही ध्यान देते हैं। इतना कहकर वे आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। भूमि जब ये सब बातें पुनरूपन से कर रही थी तो वह अपना ब्लूटूथ डिवाइस ऑफ करना भूल गई थी। ये सारी बातें कौटिल्य साफ साफ सुनाई दे रही थी। सम्मुख भी वे अर्जुन सिंह भी अपनी पोजीशन पर सब सुनकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसी विकट परिस्थिति में भी सभी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। आगे जैसे ही किसी बच्चे के साथ चोर सिपाही का खेल खेल रही हो, ठीक इसी वक्त कौटिल्य भूमि को बताता है, अब ये घड़ी तुम दोनों से सिर्फ 3 कदम ही दूर है। कौटिल्य की इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर भूमि को अपनी स्थिति का आभास होता है। उसके तुरंत बाद भूमि और पुनरूपन दोनों उसी ओर देखने लग जाते हैं जिस तरफ वह घड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी वे दोनों धीरे धीरे उसी तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 3 कदम चलने के बाद भूमि फर्श पर अपने पैर से टक टक करके देखने लग जाती है और वह महसूस करती है कि इस जगह खोखली है। इसके बाद वह अपने हथियार अपनी कमर पर लगा लेते हैं और इसी जगह पर बैठ जाते हैं। फिर अपने हाथों को छू कर यह पक्का करने की कोशिश करते हैं कि उसका अनुमान सही है अथवा गलत। जब उसे लगता है कि वह सही है तब उस जगह को खोलने की कोशिश करते हैं, किंतु काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नाकामी हासिल करते हैं। जब भूमि यह कोशिश कर रही थी तब पुनरूपन अपने हथियार के साथ विपरीत परिस्थिति की तरफ तैयार खड़ा था, लेकिन जब भूमि सफल नहीं होती तो वे भी नीचे बैठकर उस फरस को खोलने की कोशिश करता है। दरअसल फरस को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि यह किसी तरह के स्टोरेज की जगह हो सकती है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब वह नहीं खुलता तो भूमि गुस्से से तिलम जाती है और फिर अपनी पूरी ताकत उसके ऊपर अपने पैर से वार करती है। पुनरूपन से कहती है, अपने गुस्से पर काबू पाओ ऑफिसर, इस तरह आवाज़ करने से बाहर किसी को पता चल जाएगा हम अंदर हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त वे दोनों महसूस करते हैं कि भूमि के गुस्से से बड़े ही सकारात्मक रूप से उसका काम हो गया था। उस जगह की पूरी ताकत के साथ नीचे की ओर दबने की वजह से हल्की सी खट की आवाज़ के साथ फर्श का एक हिस्सा अचानक से ऊपर उठ जाता है। तभी उन्हें अपने ईयरफोन में एक साथी की आवाज़ सुनाई देती है, अलर्ट ऑफिसर, आपके कमरे की तरफ 2 लोग आ रहे हैं। ये सुनते ही पुनरूपन और भूमि उस स्टोर रूम में मौजूद चीज़ों के पीछे जाकर छिप जाते हैं और अपने हथियारों को अपने हाथों में ले लेते हैं और अपनी पोजीशन पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वे दोनों आदमी दरवाजे के पास आकर भी उसे नहीं खोलते और उसे बंद देखकर वहां से दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं। वे सिर्फ इस जगह का मुआयना करने आए थे, सब कुछ ठीक था या नहीं। दरवाजे के बाद देखकर वे शांतिपूर्ण लौट जाते हैं। कुछ ही देर में भूमि और पुनरूपन की आवाज़ सुनाई देती है, रिलैक्स, वे लोग चले गए हैं। अब तेज गति से भूमि और पुनरूपन अपने हथियारों को अपनी कमर पर रख लेते हैं और जल्दी से फर्श पर लगे हुए उस दरवाजे के हिस्से को खोलते हैं। सौजन्य इसी के अंदर मौजूद था। एक बॉक्स जैसी जगह थी जिसमें वेंटिलेशन के लिए हल्के से सुराख किए गए थे, लेकिन इतने बारीक थे कि लंबे समय तक इनसे रहने से सौजन्य की जान भी जा सकती थी। पुनरूपन सौजन्य को छूकर अपनी गोद में उठा लेता है और झट से भूमि को इकरा करता है। इशारा मिलते ही भूमि भी जिस खड़ी थी उसे अंदर आ जाती है, उसी खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। पुनरूपन भी भूमि के पीछे पीछे उसी की तरफ बढ़ जाता है। फिर भूमि पुनरूपन को अपनी गोद में ले लेती है। भूमि खिड़की को पार करने के बाद पुनरूपन से सौजन्य को अपनी गोद में ले लेती है और तभी
पुनरूपण भी खिड़की को आराम से पार कर लेता है। ब्लूटूथ के जरिए वो अपने साथियों को हर एक बारीक से बारीक बातें बता रहे थे, बाकी साथियों को ईयरफोन पर बता रहे थे। उसके सौजन्य को लेकर आगे बढ़ने की खबर मिलते ही पूरी टीम को इस वक्त गेस्ट हाउस के अंदर थी और बाकी की पूरी फोर्स गेस्ट हाउस के बाहर कुछ ही दूर तक अलग अलग बहसों में छिपी हुई थी। तुरंत अलर्ट मोड पर आ जाती है। कुछ ही पलों में गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद टीम गेस्ट हाउस के बाहर दरवाजों तक पहुंच जाती है। पुनरूपण के इशारे पर उसका एक साथी पहले दीवार पर ऊपर चढ़ता है और उसके बाद वह भूमि से सौजन्य को अपनी गोद में ले लेता है। सौजन्य के मिल जाने की टीम के बाहर आने की खबर मिलते ही कुछ पुलिसकर्मी दीवार के दूसरी तरफ आ जाते हैं और अपने साथियों को आगे की ओर बढ़ाकर सौजन्य को सुरक्षित कर लेते हैं। दीवार के ऊपर से नीचे अपनी बाहों में ले लेती है। उसके तुरंत बाद सभी दीवार फांद कर वापस बाहर आ जाते हैं। भूमि, अर्जुन सिंह और पुनरूपण तेजी से वापस वेंटी कार में कौटिल्य और समूह के पास पहुंच जाते हैं। इस वक्त सौजन्य भी उन्हीं के साथ कार में मौजूद था। इस समय सौजन्य को अपहरण कर उन्हें चुड़ा लेने के बाद अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी, लेकिन इसके साथ साथ भूमि के लिए उस लक्ष्य की लड़की तक पहुंचना भी बेहद जरूरी था जिसके यहाँ तक होने की तीव्र संभावना हो सकती थी। भूमि को पूरा विश्वास था कि वह छिपी हुई खिलाड़ी हो सकती है, इस वक्त इस खेल में लीड कर रही होगी। इसका मतलब था कि उसे भी इस वक्त यहीं होना चाहिए। सौजन्या को अपनी आंखों के सामने लेटा हुआ देखकर भूमि आगे बढ़ती है और उसे ठीक प्रकार से लिटाकर कहती है, अब हम उनका आमना सामना कर सकते हैं। इसके पहले कि कोई कुछ कह पाता सम्मुख बोलता है, मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे बोलना जरूरी लग रहा है। इस वक्त सौजन्या को लेकर हॉस्पिटल जाना ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि तुम लोगों को इस पल के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है कि तुम लोगों को खुद अस्पताल लेकर जाना चाहिए, क्योंकि तुमने ही कहा है कि वे लोग बहुत खतरनाक हैं और तुमने उन्हें बेहद नज़दीक से ही देखा है, इसलिए तुम उनकी ताकत और कमजोरी दोनों को जानती हो। इसी वजह से मेरा अनुमान है कि इस किसी भी परिस्थिति में इसे अलग या अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुम बहुत और कोई भी नहीं जानता उनके अलावा। भूमि का ध्यान इस बात पर जाता है कि सौजन्य के अचेत अवस्था में भी और ना जाने किस वक्त उसके शरीर के अंदर क्या चल रहा होगा। लोग इस बात के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे। उसे बेहोश करने के लिए किस प्रकार का ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया, अथवा वे उस घुटन भरी जगह पर बंद होने की वजह से बेहोश होया होगा। तभी कौटिल्य कहता है कि मुझे समूह की बात बिल्कुल ठीक लगती है। इस वक्त आमना सामना करने की बजाय ज़्यादा ज़रूरी होगा कि सौजन्य को सिक्योरिटी दी जाए और उसे जितना जल्दी हो सके किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। एक बार सौजन्य सुरक्षित हो जाए, उसके बाद हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, फिर उसका परिणाम चाहे जो भी हो। कौटिल्य ने जितना जोर देकर ये बात कही थी, उससे भूमि को तुरंत ही वक्त की नजाकत मिलते हुए अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी का बोध हो जाता है। वह कहती है, हाँ तुम लोग ठीक हो कह रहे हो, इसमें निपटने का फिर मौका मिल जाएगा, लेकिन हमारी जरा सी गलती जल्दबाजी सौजन्य के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सबसे पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए। भूमि इस तरह से निश्चय कर लेती है और बाद में सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। पुनरूपण कहता है कि सौजन्य को लेकर हमें हॉस्पिटल जाना होगा और डॉक्टर रत्नेश से ज़्यादा बेहतर डॉक्टर कोई नहीं हो सकता इस मामले में देख सकता है, क्योंकि वह सौजन्य के बारे में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पहलू को जानता है। तभी सम्मुख गंभीर होकर कहता है, यह मामला इस बच्चे की सिक्योरिटी का है, इसलिए हमें पहले डॉक्टर रत्नेश को मैसेज कर देना चाहिए। वह मेरे घर हमारे पहुंचने से पहले पहुंच चुके होंगे। मेरे हिसाब से सौजन्य के लिए मेरा घर ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, फिलहाल कोई नहीं। इसके अलावा अपने परिवार को पूरी तरह से खो देने के बाद बच्चे का एक परिवार बीच में ही रहना ज़्यादा उचित रहेगा। बाद में सम्मुख एकदम सामान्य रूप ले लेता है, मैंने आप सभी को महानुभावों के सामने अपनी बात कही है, इसके बाद आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। सौजन्य के बारे में सोचने का अधिकार बस आप लोगों का है। भूमि और कौटिल्य, अर्जुन और पुनरूपण सभी खामोश हो जाते हैं कुछ पलों के लिए। सभी ये सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा करना ठीक होगा। सम्मुख की हंसती हुई भूमि, कौटिल्य और अर्जुन बेशक परिचित न होने, लेकिन पुनरूपण बेहद तरीके से बिजनेसमैन सम्मुख थे।
बारे में सब कुछ जानता था, विशेष उसका घर और सिक्योरिटी सिस्टम। इसके बाद पुनरुत्पन्न कहता है, कानून स्तर पर एक बढ़िया फैसला नहीं है, लेकिन सामान्य स्तर पर यह बिल्कुल एकदम अच्छा योजना रहेगी। इतना कहकर वह भूमि की तरफ देखता है। इसके बाद भूमि की आंखों से कौटिल्य और अर्जुन की तरफ देखता है। सभी आपस में एक दूसरे की गर्दन हिलाकर हामी भर देते हैं। अंत में सम्मुख के घर जाने का ही फैसला राइट उन्हें लगता है। वे सभी सौजन्य को लेकर समूह के घर की ओर चल पड़ते हैं। समूह पैलेस। समूह का घर कोई सामान्य घर नहीं था, यह एक बड़ा पैलेस था। समूह के ससुर एक नामी बिजनेसमैन थे, जिनकी अथवा दौलत एक अकेली वारिस उनकी बेटी थी। अब उनकी बेटी से शादी करने के बाद ये सब उनको विरासत में समूह को मिल चुका था, दामाद होने के वजह से। अगर इस पैलेस की खूबसूरती की बात की जाए तो यहाँ एक और पैलेस के 3 तरह के समुंदर के किनारे फैला हुआ था। वहीं चौथी तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी, एक एकड़ में फैली हुई थी। पैलेस के बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ सिक्योरिटी के मामले में भी वह बहुत ही अजीब था। भूमि समझ जाती है कि समूह ने सौजन्या को एक सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए अपने घर को ही क्यों चुना। रोहित मारवा की बहन होने के नाते भूमि ने एक से एक खूबसूरत घर देखे हैं, किसी भी मायने में महलों से कम नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पहुँचने के बाद भूमि की निगाहें बस उस पैलेस पर ही जाकर अटक गई थी, क्योंकि वो इतना आकर्षण था कि भूमि उसे निहारने लग जाती है। खड़ी होकर धीमे धीमे कदमों से चलते हुए हर एक चीज को नोटिस करने लगती है। एक सिथिर कौटिल्य सिंह भी इसी पैलेस को बनावट में परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण गजब का था। इसके अलावा हर चीज को बड़े प्यार से संजोया गया था। हर एक चीज में कोई न कोई रहस्यमयी कहानी छुपी हुई थी। पेरिस मोरिस कुछ ही समय में वे सभी समूह के पैलेस में एक बड़े से कमरे में मौजूद थे। सौजन्या इसी कमरे में एक बड़े से बेड पर लेटा दिया गया था। ठीक इसी वक्त डॉक्टर रत्नेश यहाँ पहुंच चुके थे। कमरे का दरवाजा खोल कर तेजी से अंदर आते हैं और कहते हैं, मुझे यहाँ पहुंचने में ज़्यादा देर तो नहीं लगी। डॉक्टर रत्नेश की बात सुनकर समूह अपना हाथ डॉक्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, नहीं डॉक्टर, हम भी बस अभी ही पहुंचे हैं। थैंक यू सो मच कि आप आए। डॉक्टर रत्नेश जवाब देता है कि माय ऑनर मिस्टर समूह। इसके बाद डॉक्टर रत्नेश बिना किसी देरी के सौजन्य के पास बैठ जाता है और सीधा अपने काम में लग जाता है। वहीं बारी बारी से सौजन्य के सभी अंगों की जांच करना स्टार्ट कर देता है। अपना पूरा समय लेकर ये अच्छी तरह से तसल्ली कर लेना के बाद एक लंबी गहरी सांस लेता है। फिर वह मौजूद सभी लोगों को अपनी तरफ अपना चेहरा करते हुए उन सभी से कहता है, लक्की हो सौजन्य, और आप सभी का घबराहट बिल्कुल सही थी। अगर इसे थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद ये बच भी नहीं पाता, क्योंकि इसे काफ़ी हैवी मात्रा में ड्रग्स दी गई है, जिसके कारण ये बेहोश हो गया था। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं ब्लड सैंपल के लिए अगर कोई भी जानकारी मुझे ज़्यादा मिलती है, इकट्ठा होती है, तो मैं आप सभी को तुरंत इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। डॉक्टर रत्नेश अपनी जगह पर खड़े होकर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए आगे कहते हैं, वैसे तो डॉक्टर की ज़िंदगी में ऐसा बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ज़िंदगी और आखिरी सांसें पूरी करने चले जाते हैं, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी बचाने का हमें मौका मिलता है। उनके संग के संबंधी हमें धन्यवाद कह कर जाते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आप सभी को एहसासमंद हूँ कि आपने मुझे एक दुख से बचा लिया है। मेरे लिए शब्दों से आप सभी को ये समझ पाना मुश्किल होगा कि मेरी ज़िंदगी में एक निश्चित तरह से खुशी के लिए सौजन्य का होना कितना ज़रूरी है। इसके इलाज में मायने सब, थैंक यू सो मच, सब कम है। डॉक्टर किट को उठा लेता है और फिर एक बार सभी को देखते हुए आगे कहता है, फिलहाल मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरे कुछ और पेशेंट मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। 10 से 12 घंटे बाद इसे होश आ जाएगा। कोशिश करूँगा कि तब तक मैं वापस आकर दोबारा इसका ऑब्जर्वेशन कर सकूँ। डॉक्टर रत्नेश की इस बात को सम्मुख जवाब देते हुए कहता है, प्लीज़ डॉक्टर, आपके यहाँ आने से हमें काफ़ी राहत मिली। इतना कहकर सम्मुख बाकी सभी की तरफ देखते हुए बाकी सभी भी हाँ अपनी गर्दन में हिला देते हैं और बाद में सहमति देते हैं। लेकिन तभी पुनर्रूपन कहता है, डॉक्टर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ आते हुए आप काफ़ी सावधानी बरतें। ऑफिसर पुनर्रूपन इसके आगे कुछ नहीं कहता। उससे पहले ही डॉक्टर रत्नेश कहता है,
डोंट वरी ऑफिसर, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने अभी भी पूरी तरह अ, अच्छी तरह तहकीकात करके ही मैं आप लोगों तक पहुँचा हूँ, लेकिन फिर भी भूमि के लक्ष्यों तक ना पहुँच पाने में बहुत काफ़ी अफ़सोस में नज़र आ रही थी, क्योंकि उसे लक्ष्यों तक पहुँचने का अफ़सोस था, क्योंकि वो उससे आमना-सामना करना चाहती थी। किसी सोच में डूबी हुई दिखाई दे रही थी। तभी सम्मुख कहता है कि अब तुम लोगों को फ्रेश हो जाना चाहिए, इसके बाद डिनर टेबल पर मिल जाएगा। ऐसा कहकर फिर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और नौकर को आवाज़ लगाता है। नौकर आकर सामने खड़ा हो जाता है और सम्मुख उसे इशारा करते हुए नौकर को अपने दोनों हाथ आगे की तरफ बांधे हुए गर्दन झुका लेता है। फिर नई मेहमानों से कहता है, आइए मैं आपको आपके रूम तक ले जाता हूँ। ऐसा कहकर वह उन तीनों को के साथ ले जाता है और करीब आधे घंटे बाद वे सभी दोबारा से एक साथ दिखाई देते हैं। समूह डाइनिंग टेबल पर इन सभी की मुलाकात अपनी पत्नी संभवी से कराता है। संभवी अपने पहनावे से, चाल ढाल और बातचीत से बिल्कुल राजकुमारी जैसी थी। उसकी परवरिश इसी तरह से की गई थी। समूह को बड़े ही अदम के साथ बारी बारी से सभी का इंट्रोडक्शन कराता है। संभवी से संभवी सभी से हाथ मिलाती है और भूमि से गले लगती है। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सभी से कहती है, मुझे जैसी पता चला कि समूह के फ्रेंड्स इंडिया से आए हैं, तो मैं अपनी सारी बिजनेस मीटिंग कैंसिल करके सीधा आप लोगों से मिलने के लिए चली आई हूँ। आप सभी का यहाँ पर आना मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आप सभी यहाँ तक आ रहे थे, इतनी आसानी से वापस नहीं जाने दूंगी। खुद आप लोगों के साथ पूरी मोरिस में घुमाऊंगी। और संभवी की ऐसी बातें सुनकर सभी के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वे सभी जानते थे कि यहाँ ज़्यादा वक्त रुकना पाना उनके लिए बस का नहीं है, लेकिन संभवी को दिलासा देते हुए उसकी बातों में हामी भर देते हैं। संभवी ने हंसी मजाक कर रहे थे। सभी का नाश्ता डिनर हो चुका था। सभी आराम से खाना खाकर आराम से अपने हाथों वॉश कर लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। सभी एक साथ खड़े थे। तभी सम्मुख भूमि के पास आता है और कहता है, अगर तुम कहो आप सभी को मैं यहाँ की कुछ खास चीज़ें हैं वहाँ पर जगह पर घुमाने ले चलता हूँ। लेकिन भूमि कहती है कि मुझे अभी आराम करना है, और क्योंकि काफ़ी थक गए हैं हम सब और सभी को दिमाग से और शरीर से रिलैक्स होना है, इसलिए बेहतर होगा कि सभी अपने रूम में जाकर अपना थकान और दिमाग से फ्रेश हो जाए, क्योंकि कल सुबह होते ही नए सिरे से हमें काम करना होगा। भूमि की बात सभी को सही लगी और सभी अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। सम्मुख भी अपने रूम की तरफ चला जाता है और पूर्ण रूपन सभी अपने रूम में चले जाते हैं। भूमि अपने रूम में चलते हुए काफ़ी सोच रही थी कि मैंने सौजन्य को तो बचा लिया है, लेकिन मेरा क्या, मैं कितने नज़दीक होकर भी उस लच्छो के साथ आमना सामना नहीं कर पाई। मेरी कितनी बड़ी हार है, ये मैं ही जानती हूँ। पता नहीं आगे कब मौका मिलेगा या ना मिलेगा, ये सोच लेती हैं और अपने रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं।